झीलों की नगरी, शहरी नगरी और त्याग की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर शहर में आज चौपाल चर्चा की टीम दिल्ली से पहुंच चुकी है। आज हम बात करेंगे श्रीयन पर, मोटे अनाज पर और चलेंगे बंजार गांव में। ये गांव उदयपुर शहर में बसा हुआ है। इस गांव के किसान श्रीयन मोटा अनाज लगाते हैं और मेरे पीछे का नजारा देखिए, फतेह सागर। इस सागर को, इस झील को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आज हम यहीं से उन किसानों की तरक्की की तस्वीर बुनेंगे और आपको बताएंगे कि उदयपुर के दूर दराज में रहने वाले किसान वो गांव किस तरह से श्रीयन पर काम करते हैं। तो चलिए आप भी हमारी चौपाल चर्चा की टीम में जुड़िए और आज हम उन्हीं किसानों से बात करेंगे जो अन्नदाता सबसे महत्वपूर्ण है हमारे इस देश में खेती किसानी। ऐसे किसान भाइयों का बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार से ताली अपने आप के लिए भाई बजा दीजिए। और ये हमारे किसान पहाड़ों में रहते हैं। ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये उदयपुर के पहाड़ है जो झीलों की नगरी कहा जाती है। और यहाँ हमारा किसान मिलेट्स भी लगाता है, श्रीयन लगाता है। तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तमाम हमारे बीच किसान हैं। आज जानते हैं कि किसान किस प्रकार से मिलेट्स की खेती यानी कि श्रीयन उगाता है और कितनी जानकारी रखता है। तो मैं किसानों से ही शुरू करूंगी सबसे पहले जो हमारे बीच बैठे हुए हैं। जी सर, आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपना मौसम विभाग का ये मौसम चेंज हो जाता है बार बार, कभी गर्मी ज़्यादा होती है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है। इसमें परिवर्तन होने से अपन को क्या करना पड़ता है, इसके लिए मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आपका ये सवाल है कि मौसम का जब बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो खेती में किस तरह से हम ध्यान दें, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं होती है। तो अधिकारियों से पूछना चाहते हैं। आपके बीच अधिकारी बैठे, पूछूंगी। लेकिन आप खेती कौन सी करते हैं? खेती हम हमारे यहाँ 2-3 प्रकार की खेती करते हैं। जैसे कि मक्का बोते हैं अभी जो बारिश के समय में, मक्का है, जौ है, जैसे कि कांगड़ी है, ये भी हम इस समय करते हैं। अच्छा, सामा भी होता है? हाँ, सामा भी होता है। और बाजरा? बाजरा यहाँ नहीं होता है इतना, थोड़ा कभी कभी बहुत, बाकी इतना नहीं होता है। इतना नहीं होता है। हाँ। तो जो आपने कंगनी का नाम लिया, सामा का नाम लिया, आप जानते हैं इनको श्रीयन मोटा अनाज कहते हैं? हाँ मैडम। और इनके खाने से फायदे भी होते हैं? फायदे होते हैं मैडम। जानते हैं? जानते हैं मैडम। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी, बदलाव कितना हो रहा है? बदलाव तो हुआ है, बहुत सारा बदलाव। जी ठीक है, चलिए बैठिए, मैं एक्सपर्ट से पूछूंगी। लेकिन एक किसान भाई से और सवाल ले लेती हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। जी आप खड़े होइए। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण लाल मीणा है और बसार का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ मिलेट्स की भी खेती करते हैं, जिसमें हमलाई है और माल की खेती भी करते हैं। हाँ। और उसकी उपज भी हो रही है और उनको खाने से लोगों में और महिला में जो बीमारियाँ होती है वो बीमारियाँ भी कम होगी, तो बीमारियाँ अब नहीं होगी। क्या बात है, इतनी जानकारी रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाए, यहाँ आदिवासी जो लोग रहते हैं वो मिलेट्स उगाता है। और यहाँ से आपसे मार्केट कितना दूर है? मार्केट तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। इनमें से 50% किसान ही मिलेट्स करते हैं, बाकी तो 50% नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? हाँ, सब नहीं करते। बाकी क्या करते हैं? बाकी तो अपने मक्का करते हैं, सोयाबीन करते हैं। कनेक्टिविटी के साधन ठीक है? मार्केट तक जाना है, सामान लेके जाना है? यहाँ से हाँ जाने का रास्ता है। ठीक है, बैठिए। तो कनेक्टिविटी के साधन भी ठीक ठाक है और हमारे किसानों का कहना है कि बदलाव धीरे धीरे हुआ है। जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं उनसे ही मैं पूछूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रफुल्ल भटनागर। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं संस्था प्रमुख हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर प्रथम का। तो सवाल आपने सुना कि मौसम जो बदल जाता है, खेती की जानकारी नहीं होती है, तो किस प्रकार खेती करें? देखिए, मौसम परिवर्तन जो है ये 2-4-5 सालों से जो इरेटिक रेनफॉल है, एक तो जो बारिश जो है वो
अनियमित हो रही है, कभी लंबा स्पेल जो है ड्राई हो जाता है, कभी सर्दी में भी जल्दी गर्मी आ जाती है। जैसे 21-22 में आपने देखा है कि गेहूं का उत्पादन 10% गेहूं का उत्पादन जो कुल उत्पादन है उसमें से कम हो गया। तो वो केवल इस कारण से हुआ कि एकदम जो है आपका फरवरी के महीने में टेम्परेचर राइज हुआ। तो इसी तरह से जो रेनफॉल है उसका पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो रहा है। तो जो हमारे परंपरागत जो हमारी खेती थी जिसमें श्री अन्न लगाया करते थे, इस एरिया में काफ़ी जो स्मॉलर मिलेट्स हैं, बड़े जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज है वो तो कम होता है, लेकिन जो स्मॉलर मिलेट्स है जैसे कांगनी लोगों ने बताया आपको, उसके बाद सामा है, फिर चिन्ना एक और होता है, एक कोदरा होता है। तो वो इस अनाज जो है जिसको स्मॉलर मिलेट्स कहते हैं वो ये लोग लगाते हैं। और हमारे यहाँ एक फलाशिया में पहले मूंग की खेती होती थी समर में, तो वो मूंग की खेती में काफ़ी रोग लगने लगा। तो उस समय में लोगों ने सोचा कि क्या इसका इलाज निकाले, तो लोगों ने स्वयं इसका तरीका निकाला। उन्होंने वहाँ पे चीना करना शुरू किया जिसको हम पोर्सो मिलेट भी कहते हैं। तो वो जो पोर्सो मिलेट है उसको करना शुरू किया और उनको बहुत अच्छा उसका परिणाम मिला। तो जिन लोगों ने चीना उस सीजन में करना शुरू किया और उनको उत्पादन भी अच्छा मिला और उनका भाव भी उनको अच्छा मिला, उन्होंने 100 रुपये किलो तक उसको चीना को बेचा है। प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो क्या आसपास प्रोसेसिंग यूनिट है? हाँ, अभी यहाँ 2 प्रोसेसिंग यूनिट अभी संस्थाओं के माध्यम से ही लगे हैं। एक तो जाडोल में लगा है और एक पानरवा में लगा है। तो 2 प्रोसेसिंग यूनिट अभी लगे हैं। छोटे क्या प्रोसेस हो रहा है उसमें? उसमें ये सब जो श्री अन्न के जो जितने भी दूसरे अन्न हैं और उनको प्रोसेस करते हैं और वो अभी उसका पैकेजिंग का और उसको मार्केट करने का भी सोच रहे हैं वो लोग। अच्छा, अभी वो शुरू नहीं हुआ है? वो अभी वो लेते हैं और वो अभी छोटे स्केल पे उसको कर रहे हैं। तो अगर किसान उसको ज़्यादा उगाएगा तो शायद मुझे लगता है कि उसमें आगे जाके उसमें फ़ायदा होगा उनको और उनको भाव सही मिलेगा। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ज़रूरी है ताकि किसान उससे जुड़कर अपनी आमदनी को दोगुना कर सकता है। सर, आप भी खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, गजेंद्र मेरा नाम है। मैं महान सेवा संस्थान उदयपुर से यहाँ पर जलग्रहण का जो काम है उसको देखता हूँ। आपकी संस्था क्या काम करती है? क्या क्या संस्था की भूमिका होती है? संस्था कई तरह के काम करती है। एजुकेशन पे काम करती है, वाटर कंजर्वेशन, सोल, एनआरएम, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे सारे काम हम लोग संस्था के काम करते रहते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके उस तरह के काम किए। इसी के साथ में श्री अन्न की जो बात अभी हो रही है, तो श्री अन्न हम लोग यहाँ पर 500 वुमेन फार्मर्स के साथ में श्री अन्न को इस बार हम लोग यहाँ पे लीडर में लेके कर रहे हैं इस एरिया में। और 500 महिलाएं जो है वो माल जो नाम लोकल नाम उसका माल है उसको रागी बोले जाते हैं। और माल इस एरिया में बहुत पहले से हज़ारों सालों से करते आए हैं। और माल का उपयोग किसान उसको मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं कि जब छोटे बच्चे को दस्त हो जाता है तो उसका रोटी खिलाते हैं, या बुजुर्ग को निमोनिया हो गया उस समय रोटी खिलाना, उस तरह का ये सारा उपयोग करते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने लोगों के साथ में ये माल करना फिर से प्रारंभ किया है। हम पिछले 2 साल से माल और हमलाई 2 हमारे इस क्षेत्र के मेजर मिलेट्स है जो यहाँ पे होते हैं, उन पे हम लोग काम किए। लेकिन जो दिखता है और मेरे अधिकारियों से ये भी पूछना है कि इसका मार्केट जो है, मार्केट में इसका वैल्यू उतना नहीं मिल पाता है, इतनी रेट। तो इसका मार्केट किस तरह से बढ़ सकता है, या हम श्री अन्न को जितना वेटेज देते हैं वो आगे जाके किस तरह से हो पाएगा, मार्केट बढ़ पाएगा क्या है। किसान को जितना मेहनत करता है उतना मोल नहीं मिल पाता, इसलिए किसान कहीं हताश होकर फिर श्री अन्न से फिर दूसरे मक्का और गेहूं की तरफ आता है, आ जाता है। तो ऐसा आपका डर है कि फिर ऐसा ना हो? बैठिए, मुश्किल से हम किसानों को श्री अन्न की तरफ लेकर आए हैं। लेकिन देखिए, जो अधिकारी फील्ड में काम कर रहे हैं संस्था से जुड़कर, उनका भी एक सवाल है कि हमारे किसानों के ऐसे सवाल आते रहते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, सबसे पहले तो मेवाड़ की इस त्याग की धरती पे आपका स्वागत है। और जैसे कि किसानों के प्रश्न काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिलेट्स ईयर, जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है यहाँ के किसानों में श्री अन्न के वापस से इसकी खेती करने के प्रति। हालांकि जैसे हमारे साथी गजनी जी ने पहले बताया था कि यहाँ पर वर्षों से जो मोटा अनाज है जिसमें आपका माइनर मिलेट्स है उस पर खेती वर्षों से की जा रही है।
लेकिन धीरे धीरे क्या ऐसा कारण बना, क्या ऐसी चीज़ें आई जिससे ये लोग उससे बदल कर दूसरी खेती पे चले गए। कुछ तो क्रांतिकारी जो खेती में ग्रीन रिवोल्यूशन आया अपना, वो भी कारण है। हाइब्रिड्स आए, हाइब्रिड मेज़ आ गया आपका, वीट की जो गेहूं की अच्छी किस्में आ गई, उसमें दाम अच्छा मिलने लगा। फिर सोयाबीन की अच्छी वेराइटी आ गई और प्राकृतिक प्रकोप भी इस बीच में रहा। तो जैसा कहते हैं कि खेती एक जुआ है, तो उस जुए की वजह से भी किसानों को डाइवर्सिफाइड होना पड़ा उन नई नई फसलों को लाने के लिए। लेकिन जो हमारे मोदी जी ने अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय जैसे ही मिलेट्स ईयर घोषित किया और जो बीमारियों के प्रति जो लोगों में एक जागृति आई पिछले 3-4 साल में, और जो कोरोना का जो फेज़ आया, वो काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट रहा इस खेती को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के किसान उस श्री अन्न से वाकिफ़ हैं, लेकिन उस जो श्री अन्न को जो थाली में लाए हमारे मोदी जी, श्री बनाया, यानी कि श्री गणेश का श्री से शुभारंभ हुआ है। तो इस शुभारंभ में जो मार्केट की जो बड़ी समस्या है, उस मार्केट में जब तक किसान को दाम नहीं मिलेगा तो ये श्री अन्न लगातार नहीं उग पाएगा। वही दशा हो जाएगी कि एक बार किसान लगाएगा और फिर से दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हमें सरकारी माध्यम से भी, कुछ संस्थानों के माध्यम से भी, जब तक इनका मार्केट और प्रोसेसिंग, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग अगर हम सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, तब तक किसान को उसका वास्तविक दाम नहीं मिलेगा। और जब तक वास्तविक दाम नहीं मिलेगा तो किसान उसको लगातार नहीं लगा पाएगा। एक बार 2 बार हमारे कहने पे लगाएगा, लेकिन लगातार उसकी स्वेच्छा से वो नहीं लगा पाएगा। तो हमें मार्केट में, हालांकि जागरूकता मार्केट में भी आई, आप देखें कि बहुत सारे इसके बाई प्रोडक्ट्स बनने लगे हैं, इसके बिस्किट बनने लगे हैं। सेरेलैक की जगह बच्चे जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपने बच्चों को इसके प्रोडक्ट्स खिलाने लग गई हैं। और भी बहुत सारी इसकी पकौड़ियाँ बनती हैं, इसके बहुत सारे अच्छी रोटी बनती है। बनता तो बहुत कुछ है। आपके क्षेत्र में क्या क्या बनता है, कितना सीख गए हमारे किसान भाई, किसान महिलाएं? हमारे क्षेत्र में इसकी पकौड़ी है, इसकी जो एक इसका हलवा बनता है, इसकी एक राब बनती है, इसकी एक खीर बनती है, और इसका एक बाई प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो आप बनाने के बाद में 3-4 दिन बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे खेती में जाते हैं लोग तो ताज़ा अन्न उसका नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बाद में उसको साथ में लेके जाते हैं। तो ऐसे कई प्रोसेसिंग यूनिट इनके पास में आदिकाल से थी, लेकिन उसको अब वो नए रूप में लाके कुछ उसको वैल्यू एडेड करके हम लोगों को उसके साथ में काम करके और इस प्रकार से उनके बीच में ले जाना पड़ा कि उस श्री अन्न को वास्तव में अपने मस्तिष्क पे लेके चलेंगे, तो ही हमारा जो ये अन्नदाता है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, उस अन्नदाता को उसका वास्तविक रूप में दाम मिलेगा और वो अग्रसर बनेगा, ताकि इस क्षेत्र में, इस आप पहाड़ी क्षेत्र देख लें, इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को, इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को, इस मेवाड़ की तरह में श्री अन्न को हमसे वापस से उसको प्रफुल्लित कर पाएंगे। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो मेवाड़ की धरती, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आज की चौपाल चर्चा चल रही है और श्री अन्न पर बात हो रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चौपाल चर्चा में ब्रेक के बाद फिर स्वागत करते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं किस तरह से श्री अन्न को लेकर जानकारी रखते हैं, किस तरह से मेवाड़ की धरती उदयपुर में हमारा किसान खेती करता है। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम हेमराज है और यहाँ हमारे एरिया में आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं जो पूर्व से ही मतलब श्री अन्न जो मोटा अनाज है उसकी खेती कर रहे हैं, जिसमें हमलाई है, माल है, रागी है और ये इस तरह की खेती करते हैं, जिसमें किसान क्या है कि इनका बोने का जो समय रहता है वो इनका क्या है कि ये माल होती है जिसकी तो नर्सरी लगानी पड़ती है, ये लगाते हैं जुलाई में, फर्स्ट वीक में बारिश आते हैं, इसको नर्सरी लगानी करते हैं। नर्सरी लगाने के बाद में 25 दिन के और 30 दिन के बीच में इसका मतलब दूसरा खेत में प्लॉट में इसका मतलब पौध का रोपण किया जाता है। उसके बाद में जो अपने ये मिलेट्स का जो अनाज है उसको बोने के लिए जो अगस्त में बोया जाता है, जो हमड़ाई है जो अगस्त में बोई जाती है राखी से पहले,
और जब बारिश की थोड़ी सी मात्रा कम हो जाती है उस समय ये बोया जाता है और ये अनाज हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बोना क्या क्या कि ज़्यादातर ढलान ज़मीन में ही ये अनाज पैदा होता है, लेकिन जहाँ बराबर क्षेत्र की क्षमता है वहाँ पर अगर बारिश हो जाने से ये खत्म हो जाता है। लेकिन हम क्या जहाँ लोगों हमारे क्या जहाँ हमारे पहाड़ी एरिया है ढलान क्षेत्र में ये खेती अच्छी होती है। चलिए बेटी, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं कि मिलेट्स को कैसे लगाते हैं, किस तरह से उसके फायदे हो सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर बहादुर सिंह कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र CN के बारे में गांव-गांव में जाके CN के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं कि CN के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं किसानों को बताना ये चाहूँगा कि CN के बहुत सारे फ़ायदे महत्व है। सबसे अच्छा महत्व है ये सुपर और फास्ट फूड कहलाता है। सुपर और फास्ट फूड का मतलब ये हुआ इसमें पोषक तत्व जो दूसरे आप चावल या गेहूँ खा उससे कई गुना ज़्यादा है। इसके साथ साथ इसको न तो खाद की ज़रूरत पड़ती है न इसकी दवाइयों की, या आपके बारिश के आधार पर आप खेती कर सकते हैं। अब CN में बहुत सारे CN है, जैसे यहाँ लोग कह रहे माल का मतलब हुआ रागी, कांगड़ी, कुटकी के जो कह रहे हैं अभी के हमलाई को बोलते हैं कुटकी, सांबा और राजगिरा को यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं माल कांगड़ी, और जवार बाजरा। यहाँ लोग जो जवार लगा रहे हैं वो पशुओं के लगा रहे हैं, लेकिन जवार जो है वो अपने CN का ही पार्ट है। जवार इतनी अच्छी है, वो ठंडी तासीर है, यानी कि पूरे साल भर अपने भोजन में काम में ले सकते हैं। वो शरीर को गर्मी देगा, और जवार में फास्फोरस और पोटेशियम की भरपूर मात्रा है जो अपने शरीर के लिए अच्छा है। अब इसका दूसरा होता है कि ये वजन घटाने का काम करता है। जो CN जो भी किसान या जो भी मनुष्य इसका भोजन में काम में लेंगे उसका वजन नहीं बढ़ेगा, शरीर को मजबूती प्रदान करेगा। ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, क्या ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को है? हाँ, हम किसानों को हर गांव में हम कैंप लगा के कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे जो भी अधिकारी हम सब साथ में स्टाफ जाके किसानों को CN के बारे में बताया जाता है कि CN खाने से अपन ये फायदा है। डॉक्टर साहब, किसान का सवाल सुना होगा कि मार्केट तक कैसे पहुँचे, जरा जवाब दीजिए। तो पिछले समय में इसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं थी। जो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस 2023 घोषित करने के बाद अभी मार्केट में इतना अच्छा उसका जंप आ गया है। इसका जो पिछले साल मैंने भी मंडी में देखा था 15 रुपये 20 रुपये किलो CN बिकता था इस समय, और इस साल 200 रुपये किलो जो रागी है, माल कांगड़ी है, 200 रुपये किलो में भी उदयपुर मंडी में नहीं मिल रही थी। जो आदिवासी बाहुल्यों में जो किसानों के लिए मार्केटिंग में बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता, लेकिन अभी सरकार के द्वारा किसी संस्थाओं के द्वारा इस आदिवासी बाहुल्यों में 2 विपणन केंद्र खोल दिया है। एक तो पानरवा में जो वहाँ से किसान अपना जाके अपना माल बेच सकते हैं, एक झाड़ोल में वो वहाँ से करेंगे। इसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को अपने रेगुलर यानी कि रोजाना खाने में उपयोग लेने के लिए किसानों को हमने CN के बारे में, रेसिपी के बारे में बताया जाता है कि इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कांगड़ी है, रागी है, इसकी सवैया जो अपन व्रत जो फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, उसके खाने के लिए उनको हम सेवैया बनाने को बताते हैं। इसके साथ जो कांगड़ी का आटा है, कांगड़ी के आटे से पकौड़े बनाए जाते हैं, जिससे हर आजकल फास्ट फूड के लोग भाग रहे हैं, मोटे अनाज के हम CN के पीछे भाग रहे हैं। जो भी है उसके लिए हम इसको बता दें कि अपना प्रोडक्ट तैयार करके अच्छा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है और किसान भाइयों से जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं इंजीनियर अमन जैन, महान सेवा संस्थान NRM हेड। यहाँ पर हम लोग 500 महिला किसानों के साथ मिलेट्स पे काम कर रहे हैं। तो 500 महिला किसानों के साथ मिलेट्स पर काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन मिलेट्स एक ऐसा अनाज होता है जिसमें कम मेहनत, कम पानी लगता है, और यहाँ पर कौन सी खेती होती है जिसमें पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता रबी में गेहूं की खेती करने में चाहिए, तो वो तो है ही है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर थर्ड क्रॉप में भी हम लोगों ने मूंग की खेती को भी बढ़ावा दिया है, जिसमें आप मान के चलिएगा 350 हेक्टेयर एरिया जो है हमने थर्ड क्रॉप में कन्वर्ट किया है। और इसी के साथ अभी हम लोग 500 महिला किसानों के साथ अब आगे आने वाले समय में 3000 महिला किसानों के साथ आगामी वर्ष में प्लान कर रहे हैं। क्या सरकारी योजनाएं हैं तमाम किसानों तक पहुंच रही हैं? सरकारी योजनाएं भी तमाम किसानों तक पहुंच रही है, और इसके लिए भी हम लोग सरकार के साथ कनेक्ट होके कैंपेन भी करते हैं और किसानों को उसकी जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी। जी नमस्कार।
राधिका जी नमस्ते। हमारे ग्रामीण इलाका में आपको पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, मुस्कुराहट तो आपकी ऐसी है कि देखिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जब कोई कैमरा टीवी वाले पहुंच जाते हैं और जानकारी लेते हैं कि मिलेट्स लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, तो ये बताइए जिसकी आवाज़ देश की राजधानी में उठ रही है वो आप लगाते हैं तो कितनी खुशी हो रही है? जी मैम। खुशी हो रही है? श्रीयन लगाते हो? जी लगाते मोटा हैं। अनाज? मोटा अनाज लगाते हैं मैम। अच्छा, आपको मालूम है आपका मोटे अनाज की बड़ी डिमांड हो रही है, मांग हो रही है? जी हो रही, डिमांड हो रही है। तो कितना लगाते हो या और लगाने की सोच रहे हो? हमारे जितने क्या थोड़ी ये बीज भी होती हैं, बाकी खेत है उनमें हम मोटा अनाज लगाते हैं। और पहले से अभी बहुत अंतर है। पहले क्या इतने संसाधन नहीं थे, अभी जुताई बुआई करने के भी साधन हो गए। प्लस क्या अगर मार्केट में ले जाते तो भी साधन है यहाँ से ले जाने के। पहले क्या जाने आने के साधन नहीं थे, मंडी तक जाने के। ये अच्छा, बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है। सरकार से क्या क्या फायदा मिला आपको? सरकार से 2000 रुपये ये किसान सम्मान निधि योजना वाले मिल रहे हैं। अच्छा। और भी छोटी मोटी जानकारी वो आते वो देते हैं। अच्छा, सम्मान निधि बराबर मिल रही है? मिल रही, बराबर मिल रही है। और अभी शायद और बढ़ने की ऐसी सोच रहे हो आप? हाँ सोच रहे, और बढ़ जाए तो और फायदा हो जाए तो। देखिए, खुश इतना है कि ऐसी योजना जो सीधे किसानों के घर तक पहुंच रही है, सीधे जेब में आ रही है, वो भी इन पहाड़ों के बीच में रहने वाले हमारे आदिवासी किसानों तक। लेकिन इच्छा जो है उसको जाहिर कर रहे हैं कि 2 से 4 हो जानी चाहिए। बेटिए, बहुत धन्यवाद जी कि आपकी इच्छा जो है कहीं ना कहीं पूरी हो। आप भी खड़े होइए। नाम क्या है आपका? मोहन सिंह नाम है। मोहन सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं हमको डीजे का काम है हमारा। अच्छा, खेती बाड़ी की करते कि नहीं करते घर वाले? मम्मी पापा करते हैं। यानी फैमिली खेती वाली है? जी। क्या है खेतों में? खेतों में अभी तो मक्का बोया रखा है बाकी फिलहाल में गेहूँ वगैरह होते हैं। होता है। कांगड़ी वगैरह होती है। अच्छा, इन पहाड़ों के बीच रहने वाले खेतों की अगर मैं बात करूं, किसानों की बात करूं, पहले के मुकाबले कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारा बदलाव हुआ। क्या बदलाव देखा आपने? पहले से अभी तो कांगड़ी वगैरह, पहले पानी की समस्या भी बहुत थी जी मैम। उसके बाद में अभी चलो व्यवस्था ठीक है, मतलब पहले से करता है। पानी की समस्या पर समाधान हो गया? जी अभी तो ठीक है। अच्छा, बिजली बराबर आती है? बिजली अभी मैम बहुत कटौती है। अभी कटौती है जी, बाकी मिल रही है? बाकी मिल। अच्छा, सड़क बनी हुई है? सड़क बहुत अगर शहर तक पहुंचना है तो? बिल्कुल कंप्लीट है रोड। और आपके गांव में स्कूल है कि नहीं है? जी बिल्कुल स्कूल है। स्कूल भी है जी। यानी शिक्षा भी है, सड़क भी है, और थोड़ी सी बिजली कटती है वो थोड़ी कम हो जाए। जी वो कम, बाकी सारी सुविधाएं पहुंच रही है? बाकी सुविधाएं पहुंच रही है। बहुत धन्यवाद। झीलों की नगरी में किसानों का कहना है कि देखिए, पानी जो झीलों में चला जाता है वो खेतों तक कैसे पहुंचे, ये एक समाधान हो जाना चाहिए। अब देखिए, मेवाड़ की धरती पर है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में है, पहाड़ों के बीच है। कुछ किसान हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि संसाधन यहाँ पर बड़े कम होते हैं, तो आप तक हर किसान की आवाज पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारा किसान क्या कुछ कहता है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नरेश नाम है मेरा। नाम राधिका जी। नरेश जी, पहले तो ये बताइए खेती में क्या क्या होता है? खेती में मक्का, गेहूँ, चना और दाल, सब ये मूंग की दाल होती है। मोटा अनाज भी होता है? मोटा अनाज भी होता है जी। तो नरेश जी, कितना बदलाव हुआ है? बदलाव तो मैडम हुआ नहीं। यहाँ देखो, पहले सड़क नहीं थी, फिर घाटा से पैदल आना पड़ता था, तो उसके बाद रोड भी बनी है और स्कूल भी 12वीं तक हो गया है, राजीव गांधी स्कूल भी है, तो बहुत सारा बदलाव हुआ है इसका। जी। आपका क्या नाम है, आप बताइए? जी। मंगला जी। मंगला जी, कैसे हैं आप? हाँ सर। बढ़िया है? बढ़िया सर। अच्छा मंगला जी, बताइए खेती बाड़ी कैसी है आपकी? खेती बाड़ी मक्की बोई सकता है, मरचा बोई सकता है, जवार बोई सकता है, हाड़ बोई सकता है, समलाई बोई सकता है, कोदरा बोई सकता है। जी जी। 2000 रुपये मिलता है? 2000 रुपये मिलता है। मिलता है? हाँ 2000। और क्या कहेंगे, 2000 बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? बदल सके। कितने और बदल सके, आगे बढ़ सकता है। जी जी। आप बताइए क्या कह रहे हैं, कितना होना चाहिए? जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है? हमारा नाम किशन लाल है। जो कई भी गांव में ये पहाड़ी इलाका है, जो कुछ भी पहले तो लोग तो तप देखते थे, मेहनत करके यो करते, तो थोड़ा थोड़ा अब तो बदलाव हुआ है। तो अब तो यो है हमारा खेती बाड़ी काशकारी करा भूमि में, तो वावा 5 किला तो नींब से 10 किला है, तो निभस भी अच्छी है। और जो कमाई जो ध्यान लगावे करा तो अच्छी होती है, और जो ध्यान नहीं लगाया, खाद पूजा नहीं किया तो नहीं है मैडम। तो मोदी जी भी मतलब 2-2000 रुपये खाते में डाल दे, तभी 4000 रुपये कर दे तो अच्छी बात है। 40 साल वाला पेंशन मिलती है तो वो 2000 मिलती है तो वे 4000 कर दे तो अच्छी बात है मैडम। प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, और अच्छा ही करे तो बढ़िया ही लगे है मैडम। तो हमारे किसानों का कहना है कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आप किसानों के लिए सोचते हैं, उनके हित में बात करते हैं,
लेकिन जो 2000 राशि आप सामान्य तौर पर हम तक पहुंचा रहे हैं वो थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। बड़ी खुशी हो रही है किसानों को, और किसानों का कहना है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहकर हम जो श्री अन्न की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसमें उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, और श्री अन्न को विदेशों तक पहुंचाना, उनकी थाली तक लेके जाने का लोहा जो मनवाना है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे किसानों की है। तो चलिए, तो आज की चौपाल चर्चा उदयपुर झीलों की नगरी से चल रही थी और हमारे किसानों को आप सुन रहे थे। बदलाव की बात हो रही थी तो कहीं समस्याओं के समाधान की बात हो रही थी, और बात श्री अन्न पर हो रही थी। वो श्री अन्न जो हमारे किसान कहते हैं कि हजारों साल पहले से लगाते आए हैं, लेकिन आज उस श्री अन्न की फिर से बात हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब वो बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा श्री अन्न होता है और हमारे किसान उसकी जानकारी भी रखते हैं। तो आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि इस गाँव से एक और गाँव तक चलेंगे, और उदयपुर में है, झीलों की नगरी में है, तो यहाँ से आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि कितना बदलाव हुआ है। बदलाव मेरे सामने है कि पंचायत समिति है, बदलाव मेरे पीछे है कि यहाँ पर हाईवे सड़क निकल रही है ताकि किसानों के लिए सीधा खेतों से शहरों तक की कनेक्टिविटी भी मिल रही है। बदलाव ऐसा कि बेखौफ होकर किसान अपनी बात रख रहे हैं। ये बदलाव आपको पहाड़ों में या कि उदयपुर में, झीलों की नगरी में और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।